प्यारे साथियों, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था केंद्र सरकार। केंद्र सरकार वाले अध्याय में अपने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रक्रिया, राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियां, मंत्री परिषद के गठन की प्रक्रिया, उनकी शक्तियों के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संसद के कार्य और शक्तियां, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका या संघीय व्यवस्थापिका क्या क्या काम करती है, इनके पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखो, संसद के कार्य और शक्तियां। संसद हमारे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका, इसका पहला कार्य, प्राथमिक कार्य है कानून बनाना। तो इसकी शक्तियों में देखो, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, जो देश या राष्ट्र हित के अति महत्वपूर्ण विषयों पर कानून निर्माण करने का कार्य करती है। इसमें देखो, पहला कार्य है संसद का विधायी शक्तियां या विधायी कार्य। विधायी का मतलब होता है कानून निर्माण संबंधी कार्य। संसद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करना है। यानी संसद का यह प्राथमिक कार्य है कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए नियम नीतियों का निर्धारण करना, नियमों का निर्माण करना। अब देखो, संसद किस किस विषय पर कानून बनाती है। संसद संघ सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाती है। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है, और अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बना सकती है। देखो, संघ सूची केंद्र सरकार यानी हमारी देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। और दोनों ने किसी एक ही विषय पर कानून बनाया है और कानून में विरोधाभास की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून ही व्यवहार में या उपयोग में लिया जाएगा, मान्य होगा, राज्य विधानमंडल वाला नहीं। तो संसद देखो, संघ सूची में सम्मिलित विषय, समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय और अवशिष्ट विषय कौन से होते हैं? जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय नहीं है, इन सूचियों में सम्मिलित करने से रह गए, या कोई आवश्यकता पड़ने पर कोई ऐसा विषय सामने आ जाता है जिस पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़े, तो वो अवशिष्ट विषय कहलाते हैं, जो तीनों सूचियों में नहीं है। उन पर कानून बनाती है हमारे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका यानी संसद कानून बनाती है। तो संसद को संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। यद्यपि समवर्ती सूची पर राज्य, विधानमंडल और संसद दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। राज्य या देखो, सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, परंतु समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ने ही कानून बनाया, दोनों कानून एक जैसे नहीं है, विरोधाभास की स्थिति है, ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा, संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा, व्यवहार में लिया जाएगा। परंतु दोनों द्वारा किसी एक विषय पर बनाए गए कानून में विरोधाभास की स्थिति बनती है, तब ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा बनाया गया कानून व्यवहार में आएगा या उपयोग में लिया जाएगा। किस विषय पर? समवर्ती सूची पर। तो ये तो हो गया विधायी शक्ति। अब कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, वो संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव आता है। प्रस्ताव पारित होने के, दोनों सदन में पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, तब जाकर के वो कानून बनता है। कानून बनाने के लिए 3 चरण होते हैं, 3 वाचन होते हैं, और तीनों वाचनों की प्रक्रिया से विधेयक गुजरने के बाद में स्वीकृति मिलने पर कानून बनता है। तो ये तो हो गया विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास में। दूसरा है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति का मतलब होता है समय परिस्थिति के अनुसार या आवश्यकता पड़ने पर संविधान में जो संशोधन होता है, वही कौन करती है? संसद करती है। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368
368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इसमें देखो संविधान संशोधन के संबंध में संसद को महत्वपूर्ण शक्ति है। महत्वपूर्ण शक्ति होने का मतलब यह है कि संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी जो विधेयक है वो संसद में ही लाया जाएगा, राज्य की किसी विधान मंडल में नहीं लाया जाता है। संसद के दोनों सदन लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है, लेकिन संशोधन से संबंधित विधेयक संसद में ही लाया जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण शक्ति संसद को प्राप्त है संविधान में संशोधन करने की। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाया जाता है, किसी राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जाता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। अब देखो कोई भी संशोधन विधेयक संसद के एक सदन से अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो संशोधन नहीं होगा। संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, तब जाकर के संशोधन होगा। और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जाती है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, सामान्य विधेयक पारित करवाने में तो बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है, एक सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन में अटक गया, पारित नहीं हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। इसलिए संसद के दोनों सदनों से पृथक पृथक प्रस्ताव को पारित करवाना जरूरी होता है। संविधान में संशोधन किया जाता है। संविधान के अधिकांश भाग में अकेली संसद के द्वारा संशोधन किया जाता है, यानी संविधान के अधिकांश भाग में सिर्फ संसद के द्वारा दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है, संशोधन कर दिया जाता है। कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे या आधे से ज्यादा राज्य की विधानमंडल से स्वीकृति मिलनी जरूरी है उस विधेयक को, उसके बाद में उसमें संशोधन किया जाता है। तो देखो संविधान संशोधन की जो 3 प्रक्रिया है वो कौन कौन सी है। पहली प्रक्रिया तो यह है कि संविधान के कुछ उपबंध या कुछ ऐसे भाग है जिसमें संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत यानी आधे से एक ज्यादा समर्थन करके अगर प्रस्ताव पारित कर देता है तो उसमें संशोधन कर लिया जाता है। जैसे राज्यों का पुनर्गठन करना हो, नए राज्यों का निर्माण करना हो, ऐसे कोई प्रस्ताव आते हैं ना, उसमें संशोधन कर दिया जाता है साधारण बहुमत से। दूसरा क्या है कि संसद के दोनों सदनों से उपस्थित सदस्य, मतदान में उपस्थित सदस्यों का 2/3 साधारण बहुमत से संख्या कम नहीं से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो ऐसी स्थिति में संशोधन किया जाएगा। यानी संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, प्लस साधारण बहुमत से संख्या कम नहीं रहनी चाहिए, तब जाकर के संशोधन किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया क्या है कि संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के साथ आधे या आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद में संशोधन किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के अंदर इन 2 बातों को लिखा गया था। अनुच्छेद 368 में ये बातें हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की ये 2 प्रमुख बातें हैं। संविधान के कुछ प्रावधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत प्लस साधारण बहुमत से संख्या कम नहीं, और कुछ प्रावधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य की विधानमंडल से स्वीकृति मिलने के बाद में संशोधन किया जाता है। लेकिन ये संशोधन की 3 प्रक्रिया। पहली, संविधान के कुछ उपबंध या भाग में संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन किया जाता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना हो, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, तो पहली प्रक्रिया ये होगी। दूसरी, संविधान के कुछ प्रावधान में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, प्लस साधारण बहुमत से संख्या कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर प्रस्ताव पारित होता है तब जाकर के संशोधन किया जाता है। और तीसरा, संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे जिसमें संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे या आधे से अधिक राज्य विधानमंडल से स्वीकृति आवश्यक होती है, तब जाकर के संशोधन किया जाता है। जैसे संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो या विधेय शक्तियों का वितरण करना हो, ये इसका उदाहरण आएंगे। तो इस प्रकार ये तो हो गई संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। पहला कार्य हो गया विधेय शक्तियां, दूसरा होगी संविधान संशोधन की शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में देखो, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार है। यानी भारतीय
वित्त यानी संचित निधि में जो धन होता है उस पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद में जनता का प्रतिनिधित्व होता है और प्रतिनिधित्व संसद में किस सदन में होता है? लोकसभा में होता है। तो संचित निधि से किसी भी प्रकार का कोई धन से संबंधित या कोई व्यय किया जाता है तो लोकसभा से प्रस्ताव पारित अनुमोदित होना जरूरी है, उसके बाद में ही किसी क्षेत्र में व्यय किया जाएगा। तो जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद को राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट यानी आय व्यय का लेखा जोखा लोकसभा में जनता के सामने रखा जाता है। लेखा जोखा जब तक संसद यानी लोकसभा स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक आय से संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। यानी आय व्यय से संबंधित जो भी लेखा जोखा है वो बजट लोकसभा के सामने पेश किया जाएगा और जब तक लोकसभा इसको स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य व्यवस्थापिका नहीं कर सकती है। अब इसमें देखो कर संबंधी कोई प्रस्ताव है या अनुदान मांगे हैं, ऐसे सारे जो प्रस्ताव है उनकी स्वीकृति लोकसभा से संसद से लेनी जरूरी है। भारतीय संचित निधि से कोई भी व्यय करने से पहले संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। तो ये तो हो गया संसद का वित्तीय कार्य या वित्तीय शक्ति। अब है अगली प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संस्थात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होता है और सरकार का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो संघीय कार्यपालिका है वो मंत्रिमंडल पर क्या रखती है? नियंत्रण रखती है। यानी वो मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है किसके प्रति? संसद के प्रति, और व्यवहार में देखा जाए तो लोकसभा के प्रति। यानी मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत हासिल है तब तक वो पद पर बनी रहेगी और लोकसभा में अगर विश्वास मत खो देगी तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल पद पर नहीं रह सकती है। तो इसमें देखो भारतीय संविधान द्वारा संस्थात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है और संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद और व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत या बहुमत प्राप्त होता है। अब प्रशासनिक शक्तियों में देखो संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर क्या रखती है? नियंत्रण लगाती है। कैसे? काम रोको प्रस्ताव ला करके, कटौती प्रस्ताव है या प्रश्न या पूर्व प्रश्न पूछ करके या निंदा प्रस्ताव ला करके ये कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। जैसे बजट में कटौती वगैरह होती है तो ऐसी स्थिति में भी आलोचना वगैरह करके इनके ऊपर नियंत्रण रखने का काम भी करती है। अगला कार्य हो गया संसद का निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य में संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य वो भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और 66 में जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये हो गया निर्वाचन संबंधी कार्य संसद का। उसके बाद में विविध या अन्य शक्ति या कार्य कौन कौन सी है? संसद महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है उस प्रक्रिया से राष्ट्रपति उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है वो भी संसद के द्वारा ही पारित किया जाता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव से संबंधित शक्ति या कार्य ये भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 61 कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अपने राष्ट्रपति को पदच्युति की प्रक्रिया में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में संकटकालीन घोषणा भी अपन ने पढ़ी थी, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में पढ़ी थी। यानी अनुच्छेद 352
बाहरी आक्रमण आंतरिक अशांति की स्थिति में, आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जाता है। और अनुच्छेद 356 संवैधानिक राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, और अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट की स्थिति में। तो ये भी संकटकालीन घोषणा के संबंध में भी जो शक्तियां हैं वो किसके पास में है? संसद के पास में। इसमें क्या होता है कि जैसे 1 महीने के अंदर जैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है, 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होकर के, यानी दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक है राष्ट्रपति शासन के लिए। और एक बार में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, आगे और निरंतर जारी रखना। ऐसी स्थिति में संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। उसके बाद में ही आगे निरंतर राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और लागू रहेगा। तो ये तो हो गई भारतीय संसद के प्रमुख कार्य, जिसमें अपन ने पढ़ा विधायी शक्ति, दूसरा संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति, चौथा प्रशासनिक शक्तियां, पांचवा निर्वाचन संबंधी शक्ति, और छठी विविध अन्य शक्ति जैसे महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित शक्ति और संकटकालीन शक्ति। अगला अपन पढ़ेंगे, ये तो हो गई अपनी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के तीनों अंग, जिसमें सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बाकी रह गई है। व्यवस्थापिका संसद के तीनों अंगों के बारे में, दोनों सदनों के बारे में पढ़ लिया था, उनके निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के बारे में, उनकी संगठन और रचना के बारे में, इनके अधिकार और शक्तियों के बारे में। और अब अपना रहा है सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।